हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए लाया हूँ। पता है, अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, समझने में जो मेजर प्रॉब्लम था ना, उसको हमने आज सोल्व कर दिया है। तो जब आप इसको देखोगे, ये मेजर प्रॉब्लम है, आपको हमेशा समस्या रहा है, अक्सर आप हमेशा कंफ्यूजन में रहे हो कि आखिर यू, योर, योर्स में क्या अंतर है। अक्सर समस्या रहता है कि भाई यू, योर क्या है, यह योर कैसा है, यह योर्स कैसा है। कभी आपको ही और ही के साथ अपस्ट्रोफ के साथ आप क्या समस्या है। तो ये हमेशा समस्या होता है, हमेशा आप फील करो इसमें आपको प्रॉब्लम आता ही आता होगा। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स में आपको ईट, इट्स में क्या अंतर है, ये हमेशा परेशान करता होगा आपको। तो आखिर जानते हैं इस तरह के वर्ड्स को कि आखिर समस्या कहाँ है। तो आप सब करो क्या कि कॉपी कलम में हर चीज को लिख लो, और जब लिख लोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज मैं चाहता हूं कि जिस बच्चे का बेसिक कमजोर है, जो बच्चा बेसिक में से एडवांस भी है, जो जैसा भी है, मैं चाहता हूं हर एक बच्चे को सिखाऊं और वह चीज बताऊं कि आप कैसे सीख सकते हो। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट है यू। अब यू तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आप प्रयोग क्या करो कि सब्जेक्ट हमेशा अंग्रेजी में स्टार्ट में आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। तो यू का मतलब आपको पता है कि हिंदी होगा तुम। अब यू क्या आप काम करेगा, सब्जेक्ट का। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू मार्केट। अब यू तुम्हारा जन्म से प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी आजीवन आता है प्लूरल। जैसे यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। तो यू हमेशा क्या काम करता है, सब्जेक्ट का, यानी यू रोल निभाता है सब्जेक्ट का। इसके बाद वर्ब आता है, यू आर गोइंग, यू हैव डन, यू हैव अ कार। इस तरह से आप यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। ये बेसिक ज्ञान सबके पास है। यू काम करता है तुम्हारा किसका, सब्जेक्ट का। अब रहा बात करें योर का, और यह योर का और ये योर्स का। तो पहले हम इन दोनों में अंतर देखते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत बारीकी से धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। अब यह तो सबको पता था यू क्या है। अब कॉन्सेप्ट है योर, और यह योर में क्या अंतर। देखिए गौर से, सबसे पहला काम जानिए कि आखिर इन सब में अंतर क्या है, एक समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ वर्ड लिखा हमने वाई ओ यू आर, और यहाँ लिखा वाई ओ यू आर एस। अभी इस पे आऊंगा, अभी इसको हमने छोड़ दिया हुआ है। यह योर और इस योर्स में क्या अंतर है, बेसिकली समझिए। यह जो योर है वह एडजेक्टिव का रोल करता है, और यह जो योर्स है यह प्रोनाउन का काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि सर एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर है। तो समझिए बच्चे, अगर ये योर है तो इसके बाद नाउन आएगा, और यह जो योर्स है, योर्स, इसके बाद नाउन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। यह जो योर है इसके बाद नाउन आएगा, यह जो योर्स है इसके बाद नाउन नहीं आएगा। दो एग्जाम्पल से चेक करते हैं। हमने कहा यह कलम तुम्हारा है, हमने बोला यह कलम तुम्हारा है। दिस पेन इज, हमने बोल दिया यहाँ पे योर। आप लोग इसको बोलने में गलती करते होंगे। हम बोल दिस पेन इज योर, दिस पेन इज योर। आप बताइए कि दिस पेन इज योर राइट है कि रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे योर के बाद क्या चाहिए था, नाउन चाहिए था। बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग बोल चाल में गलती करते रहते हैं, हमेशा गलती करते हैं। अब बताइए दिस पेन इज योर गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो दिस पेन इज योर रॉन्ग हो गया। राइट क्या होना चाहिए था सर, राइट होना चाहिए था दिस पेन इज योर्स। अब देखिए रॉन्ग उतार लिया आपने। अब इसको राइट करता हूं, राइट क्या होना चाहिए था, तो राइट करते दिस पेन इज योर्स। अब ये राइट हो गया, दिस पेन इज योर्स, क्योंकि योर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। दोनों का हिंदी सेम होता है। योर मतलब तुम्हारा, यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा, योर्स का मतलब भी तुम्हारा होता है। अंतर समझना है कि दिस पेन इज योर्स, अब ये राइट हो गया। या फिर आप प्रयोग करते इस तरह से कि दिस इज योर पेन। अगर आप लिखते यहां पे कि दिस इज योर पेन तो सही होता। अगर आप लिखना चाहते हो कि दिस इज योर पेन तो ये सही होता, क्योंकि योर के बाद क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था। तो दिस इज योर पेन सही है, लेकिन दिस पेन इज योर्स सही होगा। ये समझने का प्रयास करें। अब दिस इज योर पेन, योर के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्योंकि योर है क्या, एडजेक्टिव है। यहां फिर समझिए गौर से, यहां जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां मैं कहना चाह रहा हूं बच्चे कि वाई ओ यू आर के बाद नाउन लगाइए, और वाई ओ यू आर एस के बाद नाउन का प्रयोग मत करें। यानी कि आपने बोला कि दिस इज योर बुक, ये राइट है। हमने बोला दिस बुक, दिस बुक इज, और साफ लिखता हूं, दिस बुक इज योर्स। अब ये दोनों एग्जाम्पल राइट हो गए। यानी कि दिस इज योर बुक, यहां जो सेंटेंस था आप समझिए कि दिस
इज योर बुक, ये बुक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या रहता है, एडजेक्टिव, और दिस बुक इज योर्स, योर्स क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद कभी कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अंतर समझ में आपको आ गया होगा कि यू आर योर में क्या अंतर है, यहाँ पे वर्ड क्या था, YOURS, तो यह समझ में आ गया, यह समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं ये वाला योर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बहुत सुंदर, आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। यह देखिए ये वाला योर क्या है, यह जो योर है इसको जो हम लोग बोलते हैं, इस योर को, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है क्या हो गया, YOU, और योर के बाद यहाँ पे RE लिखा है, यानी कि यह योर नहीं है, यह UR है, यानी इसका फुल फॉर्म है UR। यह बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, यानी योर का ये UR का ये शॉर्ट फॉर्म है। लोग अगर कहीं भी लिखा मिले तो आप ये समझो कि UR लिखा हुआ है, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, है ना, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू लिख दिया और यहाँ पे RE कर दिया, यू आर गोइंग टू मार्केट, योर। अब इसी को लोग शॉर्ट क्या बोलते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, है ना, यू आर गोइंग टू मार्केट। तो हमने क्या कहा आपको कि इसी योर को लोग योर बोलते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो शॉर्ट में लोग योर गोइंग टू मार्केट बोल देते हैं। हम लोग को लगता है कि वह योर बोल रहा है, बेसिकली यह जो योर है लोग समझते हैं कि YOUR योर है, योर आर स्टूडेंट, गलत हो जाता है। आप समझना होगा यू आर अ स्टूडेंट, बेसिकली यू आर का एक शॉर्ट फॉर्म है, तो ये समझने की आपकी आवश्यकता है। तो यहां तक आई होप समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो ईट, ईट्स और इट्स में क्या अंतर है। ये अक्सर बोलने में यह भी इट सेम है, यह भी इट सेम है, दोनों का कॉन्सेप्ट इट्स इट्स, दोनों को इट्स इट्स बोल देते हैं। यह इट बेचारा अलग है ही। यह जो इट है ना, ये काम करता है सब्जेक्ट का। ध्यान दीजिए, हमेशा सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, मैटर ये नहीं है, इट का प्रयोग होता है सब्जेक्ट जैसा, और इट होता है सिंगुलर, इसलिए इट के साथ हमेशा इज या वाज का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट होगा तो इज का प्रयोग, पास्ट होगा तो वाज का प्रयोग। जैसे हम कहीं भी प्रयोग करते हैं इट का, जैसे मान लो हमने कहा कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, और हमने कहा इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। तो यह जो ईट है वो पेन के लिए आया है कि मेरे पास एक कलम है और यह पेन कैसा है, काला है। तो ये ईट जो है काम करता है किसका, सब्जेक्ट का, और ये ईट जो है वो प्रोनाउन है। क्या कहा हमने, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है इट इज यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में काम कर जाता हो। इसको डिटेल पढ़ाऊंगा अलग से, और ईट का प्रयोग हमने अलग से पढ़ाया भी होगा आपको। तो ईट जो है वो काम करता है किसका, सब्जेक्ट का। अंग्रेजी बोलने में बहुत यूज होता है और हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ईट क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है, और ईट के बाद इज या वाज का प्रयोग करते हैं। और ये आई हैव अ पेन, इट इज ब्लैक, या इट इज मंडे टुडे, इट इज संडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे। तो इट इज के बाद यहाँ पे हम लोग इट इज का प्रयोग डे, डेट, नाइट में करते हैं। इस तरह से प्रयोग इसका आप लोग कर सकते हो। सेकंड थिंग की बात करें, अब देखो यहाँ पे इट्स है। अब इस इट्स और इस इट्स में क्या अंतर है, इसको आप जानने का प्रयास करें। बेसिकली मैं बात करूं बच्चे, तो यह जो इट्स है और ये जो इट्स है, इसमें अंतर यह है कि जैसे आप बोलते हो इट्स, और यह जो इट्स है, ये अंतर क्या है। यह जो इट्स है ये है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो नाउन से पहले होना चाहिए। बहुत सारे बुक्स में गलत लिखा हुआ है, उसको लोग समझते हैं कि इट्स एक प्रोनाउन है। नहीं, यह एडजेक्टिव का काम करता है और इसके बाद नाउन होना चाहिए। जैसे इट्स नेचर इज ब्यूटीफुल, इट्स नेचर इज ऑसम, तो इट्स नेचर, तो इट्स के बाद नाउन आना चाहिए। तो इट्स जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होना चाहिए। और ये जो इट्स है ये इट्स नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज। इट्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ईट होता है, ईट प्रोनाउन होता है। और यह ईट का मतलब है इट इज या इट हैज। ध्यान दीजिए, यह जो इट्स है, मैं इसकी बात करूं, अगर कहीं भी ऐसा लिखा है, इसका मतलब होता है इट हैज या इट इज। इसका दो मतलब होता है। अगर कहीं पे इट्स लिखा है, देखो मैं आपको स्पीकिंग बोलना और लिखना और समझना सिखा रहा हूं, अगर ये सीख गए ना तो अंग्रेजी में थोड़ा मोड़ा चीज जो पेपर में लिखा होता है ना, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। यह इट्स का मतलब हुआ इट हैज या इट इज। जैसे इट इज ब्लैक, इट इज रेड, इट हैज 2 ईयर्स, इट हैज 2 legs, बोलते ना हम लोग, इट हैज 2 legs, इट हैज 2 ईयर्स। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इट हैज का मतलब इसके पास, है ना। तो इट के बाद या तो इट्स मतलब या तो इट हैज समझे या तो इट इज समझे। बात समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन दूर कर लेना है। इस तरह से अगला कंफ्यूजन है देयर
दियर और दे आर, ये अंतर क्या है वो समझिए। बेसिकली मैं बात करूं इस दियर का, तो यह देयर है, इसका साउंड होता है इस तरह से देया देया। लोग इसको देयर बोलते हैं, तो देयर नहीं बोलते, ध्यान दीजिएगा, देयर नहीं बोलते, पढ़ते हैं इसको हम लोग दिया। क्या पढ़ते हैं? दिया। और इसका साउंड होता है दिया, ध्यान दीजिएगा, इसका साउंड होता है दिया। दियर नहीं, रा नहीं बोलते लास्ट में, दिया दया दिया, है ना। तो ये समझना आपको। तो इसका साउंड इस एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे होता है दिया, यहाँ पे इस तरह से ऐसे बोलते हैं दया दया दिया, है ना। और ये जो है ये बेसिकली क्या काम करता है भाई? तो ये काम करता है सब्जेक्ट का। क्या काम करता है? सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट काम करता है बच्चे, तो ये सब्जेक्ट को, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यानी इसके बाद आपको ध्यान दो, ये ऐसा वीडियो नहीं है कि हमने 2-4-5 मिनट का बना दिया और बोला बोलो अंग्रेजी, ऐसे नहीं। यह वीडियो जितना भी मैं बनाता हूं ये पढ़ाने वाला है, सिखाने वाला है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। हमेशा मैं आपको सिखाने का ही प्रयास करता हूं, डिटेल। हमने बोला देयर, अब देयर काम क्या करता है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या लेगा? वर्ब लेगा। देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज, यानी इसके बाद जो नाउन होगा उसके अनुसार ये वर्ब डिसाइड करेगा। यानी वर्ब को डिसाइड ये जो है नाउन करता है, इससे देयर से कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग कह सकते हैं कि देयर के बाद आप इज भी लगा सकते हैं, देयर के बाद आर भी लगा सकते हैं। हमने कहा देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर आर बॉयज, लड़के हैं, है ना। हमने नहीं बोलते कभी कभी एक राजा था, देयर वाज ए किंग लिव्ड इन अ, बोलते इस तरह से हम लोग, तो देयर वाज अ किंग बोलते हैं ना फटाफट, इस तरह से काम करते हैं। तो देयर काम करता है किसका? सब्जेक्ट का। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो यह दियर क्या है, यह जो दियर, यहां तक उतारो सब लोग, फटाफट सीखते रहो। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोलता हूं ना कि जल्दी जल्दी सारा काम दे सकूं, आपको सिखा सकूं बहुत सारा चीज। यह जो दिया है ना, इस दिया का हिंदी होता है उनके। क्या हिंदी होता है? उनके। यह पजेसिव है। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार देना, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब हुआ कि इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। यानी दियर का प्रयोग अकेले नहीं हो सकता। अकेले प्रयोग करना है तो आप दियर्स लिख सकते हैं। यानी दियर को अगर आप ऐसे लिख दें THEIRS, तो दियर्स, यह दियर और इस दियर्स में ही अंतर है कि ये अकेले आएगा और ये नाउन के साथ आएगा। जो काम योर किया था ना, योर और योर्स, वही काम दियर और दियर्स करेगा। बात समझ में आ रहा है? देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहां तक उतार लिया, हमेशा स्क्रीनशॉट लेते रहो, जल्दी से पढ़ते रहो, बहुत सारा चीज है। ये बहुत ही अल्ट्रा यूनिक मेथड है जो डिटेल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए गौर से, मैं आपसे बात करूं यहाँ पे THEIRS दियर्स और THEIR दियर, ये तुम्हारा प्रोनाउन का काम करता है और ये तुम्हारा एडिटिव काम करता है। यानी कि तुम कह सकते हो THEIR दियर प्लस नाउन आएगा और THEIRS इसके बाद नाउन का प्रयोग किया तो गलत हो जाएगा। जैसे मुझे कहना है यह कलम उन लोगों का है, तो हमने बोला दिस पेन इज दियर्स, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस पेन इज दियर्स, यह कलम उन लोगों का है। या मैं बोलूं कि दिस इज दियर पेन, दिस इज दियर पेन, तो यह भी सही हो जाएगा कि यह उन लोगों का कलम है। दिस इज दियर पेन या दिस पेन इज दियर्स, यह दोनों सही होगा क्योंकि दियर के बाद नाउन आना चाहिए। तो दिस इज दियर पेन या दिस पेन इज दियर्स, ये दोनों केस में सही हो सकता है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने दियर को बोला और दियर को बोला, तो यह दियर जो है, ध्यान दीजिए फिर से एक बार, हमने बोला एक एग्जाम्पल और देखिए, हमने बोला कि दिस बुक इज दियर, एक गलत हो जाएगा। दूसरा हमने कहा दिस इज दियर्स बुक, ये दोनों एग्जाम्पल गलत है, ये दोनों ही गलत है। सही करने का तरीका सर, अब देखिए गौर से, सही कैसे होगा। यहां पे अगर सही करना चाहते हो तो दिस बुक इज दियर, तो इसको कर दो दियर्स, अब ये सही हो जाएगा क्योंकि दियर्स हो जाएगा प्रोनाउन। अब दिस इज दियर्स बुक, इसको सही करना है तो यहां से एस हटा दो और बुक है ही, अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी दियर एक एडजेक्टिव है तो ये सही हो गया, नाउन ले लिया। ये हो गया प्रोनाउन, नाउन नहीं आएगा। तो दियर और दियर्स में क्या अंतर है ये समझ में आपको आ गया होगा। तो देयर है सब्जेक्ट, ये दियर है साउंड है देयर दियर। अब ये क्या है सर, इसको समझिए गौर से, बड़ा फटाफट समझते रहिए। ये जो दियर है ना, ये समझिए क्या है, THEY दे है और यहां पे आर ही दिया है। बेसिकली ये दे आर है, इसका फुल फॉर्म होता है दे
आर, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यह है दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर है ना, दे आर स्टूडेंट्स, इस तरह से दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर, तो दे का मतलब क्या हो जाता है, इस दे का मतलब हो गया वे या वे लोग, है ना जी, तो वे या वे लोग, तो ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ये आर का कॉन्ट्रैक्शन है, तो दे आर इसका फुल फॉर्म है। आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। ये देखो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, बेसिकली मैं बात करूं बेटा, तो ये कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट, इसका साउंड देखो, ई का अंतर बस है, सिर्फ ई का अंतर है, देखो यहाँ पे ई और ई को आई में चेंज कर दिया, यहाँ पे ई था, इसको आई में चेंज कर दिया, कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त, जो ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे हमने कहा यू आर अ स्टूडेंट, हमने कहा यू आर अ स्टूडेंट, कोई पूछे कि यू तुम्हारा क्या है, तो बोलना यू सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, स्टूडेंट क्या है, तो स्टूडेंट को बोलना कि कॉम्प्लीमेंट है। कैसे सर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, तो डीएसएल स्पोकन पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, डीएसएल लर्निंग बनाया हुआ है, वहां जाकर देखो कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो इंपैक्ट लेता हो, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, होने का बोध कराता है, और कॉम्प्लीमेंट का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। यू आर ए स्टूडेंट का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में उड़ रहा हो ना, तो उसे एग्जाम्पल पूछ दो, यू आर ए स्टूडेंट का पैसिव वॉइस क्या होगा, आई एम ए टीचर का पैसिव वॉइस क्या होगा, हवाइयां उड़ जाएंगी, क्योंकि उसका पैसिव होता ही नहीं, क्योंकि ऑलवेज वो एक्टिव होता है, नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं उसको, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कभी भी नहीं बनता पैसिव वॉइस, इसलिए कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, कॉम्प्ली नहीं, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, एक्स्ट्रा वर्ड, फालतू शब्द जो ऑब्जेक्ट ना हो तभी आता है वो, अगर ऑब्जेक्ट हो तो कॉम्प्लीमेंट बाद में आता है, इसको ध्यान दीजिए। कभी कभी इसे अदर वर्ड भी कहा जाता है। बात समझ में यहां तक आई या नहीं आई, सो बताइए। अगला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा। अगर किसी को आप प्रशंसा करते हो ना, किसी की तारीफ करते हो ना, उसे कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, इट्स माय कॉम्प्लीमेंट, इट्स योर कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। फटाफट बढ़िए आगे, और आपको बोलने का तरीका सिखा रहा हूं, कैसे आप सीखोगे। अगला वर्ड है देन, और देन में क्या अंतर है। इस देन का मतलब होता है तब, फटाफट सीखिए। तब का मतलब होता नहीं बोलते देन व्हाट, तब क्या, देन व्हाट, देन व्हाट नहीं बोलते, तब क्या, देन व्हाट, तब क्या, तो देन का मतलब तब होता है, यह है देन। इस देन का प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के लिए। कंपेयर का मतलब होता है कि जब दो वस्तु मौजूद हो, यानी देन का प्रयोग तब करना। ध्यान देना बच्चे कि देन से पहले यदि सब्जेक्ट हो तो देन के बाद भी होना चाहिए सब्जेक्ट। ध्यान देना बच्चे, देन से पहले यदि सब्जेक्ट हो तो देन के बाद भी सब्जेक्ट, देन से पहले यदि ऑब्जेक्ट हो तो देन के बाद भी होता है ऑब्जेक्ट। यानी देन हमेशा उस चीज को फॉलो करता है कि देन के पहले होना चाहिए सब्जेक्ट, देन के बाद भी होना चाहिए सब्जेक्ट, देन से पहले ऑब्जेक्ट, देन के बाद ऑब्जेक्ट। यानी ये कंपेयर करता है, तुलना करता है। दिस पेन इज बेटर देन दैट, है ना, यू आर बेटर देन मी, ही इज बेटर देन हिम। इस तरह से हमेशा दो की तुलना करता है। तुलना करने में इसका प्रयोग कभी नहीं करते। ये देन का मतलब होता है तब, तब बोलते हैं देन आई एम गोइंग, तब मैं जा रहा हूं। इस देन का प्रयोग करते हैं तुलना, तुलना मतलब कंपेयर, यानी इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। इसको समझिए बढ़िया से। देन जो है, then is followed by a pronoun in the subjective case as well as objective case when comparison is introduced between two subjects as well as two objects। यानी then से पहले यदि सब्जेक्ट हो तो then के बाद भी सब्जेक्ट, then से पहले ऑब्जेक्ट, then के बाद भी ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस दिया you are better than, अब ध्यान दीजिए यहां आई भी है, यहां मी भी है। यू यहां पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, इसलिए आई आना चाहिए, आई राइट होगा, मी गलत होगा। बहुत सारे लोग यू आर बेटर देन मी बोलते हैं, शायद आप भी उनमें से एक होंगे, गलत होगा। यू आर बेटर देन मी नहीं, यू आर बेटर देन आई। यह सेंटेंस आपको सिखा रहा हूं। ऐसी अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना, तो आप डीएसएल लर्निंग, डीएसएल इंग्लिश ऐप आप डाउनलोड कर लो। आप डाउनलोड कर करके वहां तरीके से एक बार सीख लो, पढ़ लो, और जहां जरूरत पड़े आप इस नंबर पे कॉल कर लो, बात कर लो। तो यू आर बेटर देन मी गलत होगा, यू आर बेटर देन आई सही होगा। कैसे, देन का प्रयोग अलग से आपको पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, अगला क्या कहता है, ही और हिज में क्या अंतर। देखिए फटाफट यहाँ पे, बेसिकली ही काम करता है सब्जेक्ट का। ही क्या काम करता है बच्चे, सब्जेक्ट का। और यहाँ पे ही जो है, ही काम करता है सब्जेक्ट का, सबको पता होगा। ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हीज क्या है, दो काम करता है। या तो ही यहाँ पे ही हैज है, या तो ही हैज है,
या तो ही इज है, ध्यान दीजिएगा, या तो ही हैज है या तो ही इज है। तो ही हैज गॉन, यहाँ पे हिज का मतलब ही हैज भी हो सकता है और ही इज भी हो सकता है। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब ही इज भी, जैसे आप बोल सकते हो कि ही इज अ टीचर, तो ही इज अ टीचर, इस हीज को शॉर्ट में हिज लिखा हुआ है, हिज टीचर। ही हैज गॉन, ही हैज ईटेन, तो ही हैज भी हो सकता है और ही इज भी हो सकता है, यानी यह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहा जाता है और इसके आधार पर आप बेहतर नहीं सीख सकते हो। आगे देखो, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में क्या अंतर है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में क्या अंतर है, ये जो प्रिंसिपल है इसमें ए लगा हुआ है और ये PLE लगा हुआ है। ये बेसिकली राइटिंग में बच्चे गलती कर जाते हैं, लिखने में गलती कर जाते हैं, और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में 90% लोग इसमें उलझ ही जाते हैं। आप मत उलझना, सिखा रहा हूं ऐसे ऐसे, सिर्फ बोलना ही नहीं हर चीज सिखा रहा हूं। आप देखो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्या था, इसमें ए लगा हुआ है, जहां ए लगा रहे हैं ना उसे मुखिया कहते हैं। मुखिया का मतलब मुख्य कहते हैं, मुख्य का मतलब हेड कहते हैं। जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे हैं, हमने बोला द प्रिंसिपल इज कमिंग, हमने बोला द प्रिंसिपल। अब ध्यान देना कहां गलती हो रहा है, प्रिंसिपल इज कमिंग। 90% बच्चे गलती कर जाते हैं। अब देखो हमने द प्रिंसिपल लिखा, बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल यहां PLE कर दिया, हो गया गलत। यहां होना चाहिए था प्रिंसिपल इज कमिंग का होना चाहिए स्पेलिंग द प्रिंसिपल, PRINCIPL, द प्रिंसिपल इज कमिंग। इस प्रिंसिपल का मतलब हुआ मुख्य, यानी प्रिंसिपल आ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल कॉलेज के हेड आ रहे हैं। प्रिंसिपल एक पद हो गया, मुखिया आ रहे हैं, मुख्य आ रहे हैं, कॉलेज के हेड आ रहे हैं, इस प्रिंसिपल का मुख्य हो गया। अब इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, इसका मतलब होता है बच्चे सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कोई प्रिंसिपल नहीं बोलते सिद्धांत है मेरा, माय प्रिंसिपल इज दैट, तो माय प्रिंसिपल ये नहीं, इस प्रिंसिपल का मतलब कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल है। जो हेडमास्टर कहते हो ना उसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग ये वाला होगा। और ये प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब हर व्यक्ति का एक सिद्धांत होता है कि भाई मैं ये काम करूंगा, ये मेरे सिद्धांत के बाहर है, तो वह मेरे प्रिंसिपल के बाहर नहीं, इस प्रिंसिपल के बाहर है। यह डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, मत है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। अगले कॉन्सेप्ट फटाफट, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर फटाफट देखिए। अफेक्टेड एरिया और इफेक्ट एरिया। ये अफेक्टेड इफेक्ट क्या है, ये अफेक्ट जो है ना वो वर्ब है। इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ना या प्रभाव होना, अफेक्ट है ना। जैसे मेनी पीपल आर अफेक्टेड है ना, तो मेनी पीपल आर अफेक्टेड, तो मेनी पीपल आर अफेक्टेड, तो यहां क्या हो गए, प्रभावित हो गए। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना, यानी कि उसका इंपैक्ट पड़ना। और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ कोरोना, कोरोना का जो परिणाम हुआ है। तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम, इसको हम लोग परिणाम भी कह सकते हैं। परिणाम का मतलब होता है बच्चे रिजल्ट, जो रिजल्ट निकलता है, इफेक्ट आता है, उसको हम अफेक्ट और इफेक्ट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अफेक्ट का वर्ब है और इफेक्ट तुम्हारा नाउन का काम करता है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट होता है। आई होप इस तरह की चीज आपको समझने का प्रयास करना है बच्चे। जब आप समझने का प्रयास करोगे तो अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मैं बेसिकली एक प्रयास किया हूं इसको देने का, इसको बारीकी से आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें। बोर्ड पे लिखता हूं और वर्ड से मैच करें, बार बार सुने, दोबारा सुने, और इसको साथ साथ पता है क्या है 10 लोगों से पूछें भी और देखिए कौन लोग क्या जानता है। तब आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा कि भाई लोग नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। अगर नहीं जानते हैं तो उन्हें सिखाने का प्रयास करें, जानकारी दें, ताकि एक बेहतर नॉलेज मिल सके। DSL का मतलब है आपको जगाना और आपको जगते रहना, क्रांति फैलाना। फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।